जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा 24 सितंबर के लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस का महा मैराथन क्लास को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग केवल और केवल वीवीआई प्रश्नों को ही कवर करेंगे, जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है। यहाँ पर अपकेंद्र होगा, टाइपिंग एरर है, अपकेंद्र इस तरह से अपकेंद्र। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी होगा। तो भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है, तो यहाँ पर पहले प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन। भूचाल का अपकेंद्र जो है पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु होता है जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकलेश्वर के लिए जाना जाता है, बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। अंकलेश्वर के लिए जाना जाता है। तो साथियों यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अंकलेश्वर जो है ये तेल के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जा सकता है कि अंकलेश्वर जो है ये किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है अंकलेश्वर, जो कि पेट्रोलियम का उत्पादक क्षेत्र है। और पेट्रोलियम की बात करें तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि पेट्रोलियम किस चट्टान में पाई जाती है, तो अवसादी चट्टानों से प्राप्त होती है पेट्रोलियम, इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। लक्षद्वीप की बात करें तो जैसे कि ये इंडिया का मैप है नीचे साइड का, तो यहाँ पर है लक्षद्वीप। कहाँ पर है, तो अरब सागर में लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है, कवरत्ती है। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है मलयालम। लक्षद्वीप के लोग जो है भाषा क्या है, तो मलयालम है। और लक्षद्वीप की बात करें तो ये बना हुआ है प्रवाल द्वीप से। लक्षद्वीप जो है ये प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। चलिए आगे देखिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है किस राज्य में बालक बालिका का अनुपात सबसे कम है। तो याद रखिएगा सही जवाब है हरियाणा। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात क्या है, तो इसे याद कर लीजिए 879। पूछा जा सकता है कितना है, तो 879 है। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है। चलिए आप सभी 5 के लिए आंसर बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इन चारों ऑप्शन में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है, तो याद रखिएगा मक्खन। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है मक्खन। कैलोरी की बात करें तो कैलोरी जो है ये ऊर्जा का एसआई मात्रक है। कैलोरी ध्यान रखेंगे, ऊर्जा का और मात्रक होता है, जूल भी होता है। चलिए आगे देखिए। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। चलिए आंसर बताइए, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। लाफिंग गैस का सूत्र होता है N2O और रासायनिक नाम की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड, ध्यान रखेंगे। पीतल किसकी मिश्र धातु होती है। चलिए आप सभी 7 के लिए आंसर बताइए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो देखिए साथियों, इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था पीतल के लिए। जैसे ही पीतल पूछे तो आपको याद रखना है पिताजी, पिताजी। तो पी से पीतल हो गया, त से तांबा, ज से जस्ता, यानी कि पीतल जो है
तांबा और जस्ता के मिश्रण से बना हुआ है। तो सही जवाब है यहाँ पे जस्ता और तांबा। तो बी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। चलिए 8 के लिए आंसर कीजिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। तो ये प्रश्न बिहार पुलिस में एक बार पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है मीथेन। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है CH4। चलिए आगे देखिए, दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपर रूप कौन सा होता है। चलिए 9 के लिए आंसर बताएंगे, दिया सलाई में जो प्रयोग होता है फास्फोरस, किस प्रकार का फास्फोरस होता है। लाल होता है, बैंगनी होता है या फिर ब्लैक फास्फोरस होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है दिया सलाई में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ से एक प्रश्न आपको बताते हैं, याद रखिएगा, वाटर गैस पूछा जाता है। जल गैस यानी कि वाटर गैस, ये किसके मिश्रण से बनता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2, इसका जो मिश्रण होता है उसको वाटर गैस बोला जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, तो वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है इसका, वाटर गैस का, CO+N2 का। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे। ऐसे तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन यकीन मानिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, परमाणु क्रमांक 20 किसका होता है, कैल्शियम का। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, तो 2 8 8 18 फिर लास्ट में 2, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम क्या है। चलिए आप सभी 11 के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कर दें। तो साथियों, ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम क्या है, तो याद रखिएगा पैरासीटामोल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, पैरासीटामोल। चलिए आगे देखिए, वनस्पति तेल का घी में परिवर्तन कैसे होता है। चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। और साथियों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, जो कि है भारत में प्रथम महिला, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। तो एग्जाम से पहले आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। इसका लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो वनस्पति तेल का घी में परिवर्तन कैसे होता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। समुद्री शैवाल में क्या होता है। चलिए 13 के लिए आंसर बताइए, समुद्री शैवाल में क्या होता है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, समुद्री शैवाल में होता है क्या, तो याद रखिएगा आयोडाइड। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और एक पूछा था समुद्री घास। तो देखिए, समुद्री घास में आयोडीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, समुद्री शैवाल में क्या होता है, आयोडाइड। और समुद्री घास में अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, तो आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो याद रखिएगा आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। आगे देखिए, सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। चलिए 14 के लिए आंसर बताइए, सेलुलोज जो है निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। तो याद रखिएगा कोशिका भित्ति। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। चलिए आप सभी 15 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। एक भी प्रश्न फालतू नहीं है, इसलिए पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें
और साथियों आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से, और एक क्लास है रात 8:30 बजे, और एक है शाम 7:30 बजे। शाम 7:30 बजे वाली जो क्लास है ये आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। तो भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो याद रखिएगा गर्भाशय के द्वारा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। पीनियल ग्रंथि कहाँ पर होती है? चलिए 16 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और साथियों इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको कमेंट करके लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। और जितने भी हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनना है, एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? बहुत ही सिंपल है, मस्तिष्क में। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। यकृत की बात करें, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? देखिए विटामिन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पानी में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। तो देखिए पानी में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये दो ऐसे विटामिन हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। इसके अलावे बचा विटामिन के, ई, डी, ए, इसको शॉर्ट में कीड़ा पढ़ सकते हैं। तो कीड़ा जो होते हैं वसा में घुलनशील, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है पानी में, तो बी और सी। तो देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है विटामिन बी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? चलिए 18 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। तो कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तृतीयक क्षेत्र। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तृतीयक क्षेत्र का जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है, याद रखिएगा। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो देखिए तृतीयक क्षेत्र में आपका आ गया कौन कौन सा? तो बैंक, बीमा, परिवहन, व्यापार, ये सभी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। और द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? तो द्वितीय क्षेत्र में आता है विनिर्माण और उद्योग, ये सभी चीज़ें द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है? चलिए 19 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। और इससे पहले बिहार पुलिस के लिए 2 से 3 मैराथन क्लास और भी कराए गए हैं, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख लीजिए। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है? तो सही जवाब है व्यक्तिगत इकाई से। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है व्यक्तिगत इकाई से। जून 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको अभी याद कर लीजिए। जून 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? तो याद रखिएगा 75। तो डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है 75। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? चलिए किसके लिए आंसर बताइए। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? प्रमुख कारण बताना है। तो सही जवाब है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। ये भारत में बेरोजगारी का क्या है? प्रमुख कारण है। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा कि भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संरचनात्मक, यहाँ पे लिख देते हैं संरचनात्मक। संरचनात्मक बेरोजगारी जो है भारत में सबसे अधिक पाई जाती है।
और भारत में जो शिक्षित बेरोजगारी है सबसे मुख्य समस्या है। इन सभी को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया क्योंकि, तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया? संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम नेता को बनाना चाहता था, गलत है। संविधान सभा में उसे उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, यह भी गलत है। वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो 1906 में, ध्यान रखेंगे। और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अन्य प्लस अन्य की संधि से बना शब्द कौन सा है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। अन्य प्लस अन्य की संधि से बना शब्द कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा अन्याय, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे अन्य प्लस अन्य है, अन्याय नहीं होगा, अन्यान्य होगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, फिलोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, फिलोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है। भाषाओं का अध्ययन किया जाता है फिलोलॉजी के अंतर्गत, ध्यान रखेंगे किसका? भाषाओं का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनेची शिंबुन किस देश का समाचार पत्र है? चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। मैनेची शिंबुन किस देश का समाचार पत्र है? तो साथियों यहाँ पर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? जापान का समाचार पत्र है मैनेची शिंबुन। लावेर कप किससे संबंधित है? तो बहुत ही सिंपल है, लावेर कप ये संबंधित है टेनिस से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और भी यहाँ से प्रश्न बनता है, जैसे कि डूरंड कप, ये भी पूछा जाता है। तो डूरंड कप जो है ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी ये भी फुटबॉल से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? चलिए 27 के लिए आंसर कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। और इसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। तो इसका सही जवाब भी होगा महात्मा गांधी, याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? और प्यारे साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को आप सभी दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। वेट कर रहे हैं, फटाफट से लाइक कीजिए। देखते हैं कितने बच्चे लाइक करते हैं, फटाफट से लाइक कीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक। तो दूसरा प्रवर्तक माना जाता है किन्हें? तो बालाजी विश्वनाथ को। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बालाजी विश्वनाथ को। निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। तो याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है। और इब्राहिम लोदी की बात करें तो लोदी वंश का आखिरी शासक था। और लोदी वंश जो है दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? पूछा जाता है 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध याद रखिएगा 1565 में होता है।
तालीकोटा का युद्ध कब, तो 1565 में। और तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर राज्य का पतन हो गया था। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि विजयनगर राज्य का पतन किस युद्ध में हुआ था, तो तालीकोटा का युद्ध में। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताइए। ये प्रश्न एक बार आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथियों, गुजरात में अहमदाबाद जिला में साबरमती आश्रम की स्थापना जो है 1916 में गांधी जी द्वारा किया गया था। तो सही जवाब है 1916। तो फर्स्ट ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और इसी साबरमती आश्रम से आपको याद होगा गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी 12 मार्च 1930 से और चला था 6 अप्रैल 1930 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा प्यारे साथियों महात्मा गांधी ने। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन पत्रिका, ये भी पूछा जाता है, हरिजन पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा, ध्यान रखेंगे। गांधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई। मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या फिर हर्ष काल में। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, तो गांधार कला की सर्वोत्तम कृतियां जो है कुषाण काल में सामने आई थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कुषाण काल। मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है। चलिए 33 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। मद्रास जो है किस दुर्ग के साथ संबंधित है, तो यहाँ पर सही जवाब है सेंट जॉर्ज दुर्ग के साथ संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था। चलिए 34 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था, तो ये किया था किसने, तो गैरीवाल्डी ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गैरीवाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर 35 का आंसर जो भी बच्चे, यहाँ पे क्या पूछा गया है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो महाराष्ट्र राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ध्यान रखेंगे। और ये भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नाम अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो तालीकोटा का युद्ध। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोणार्क मंदिर का देवता कौन है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो देखिए कोणार्क में है सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कोणार्क मंदिर का देवता कौन है, तो भगवान सूर्य है। इनाम भूमि किसे दिया जाता था। चलिए आंसर बताएंगे। यहाँ पे इनामी होगा, इनाम नहीं होगा। इनामी भूमि किसे दिया जाता था, तो सही जवाब क्या होगा, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को।
तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? मैरियाना ट्रेंच यानी कि मैरियाना गर्त, ये विश्व की सबसे गहरी खाई है और ये स्थित है प्रशांत महासागर में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मैरियाना गर्त की गहराई लगभग कितनी है? तो 11 किलोमीटर यानी कि 11,000 मीटर लगभग में बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सुंडा गर्त पूछे तो सुंडा गर्त हिंद महासागर में है, दोनों को याद रखेंगे। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो प्यारे साथियों, नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कावेरी नदी पर मैट्टूर बांध है। ये प्रश्न पूछा गया था मद्य निषेध में। मैट्टूर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? चलिए 41 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और यहाँ से पूछा जाता है पंचमढ़ी अभ्यारण्य, याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, जो कि मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ पूछा जाता है, ये भी मध्य प्रदेश में है। और एक याद रखिएगा केबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर में है। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर सभी को आता है। क्षेत्रफल सबसे अधिक है राजस्थान राज्य का। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह कौन सा है? तो घोड़े के नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह जो है लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है प्रबाल द्वीप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में। और ये किसके विरुद्ध था? तो यहाँ पर सही जवाब है वन कटाई के विरुद्ध था। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो साथियों, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो सांगपो। सांगपो तिब्बत में बोला जाता है, सांगपो। और इसी ब्रह्मपुत्रा नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो दिहांग। क्या बोला जाता है? दिहांग। और इसी ब्रह्मपुत्रा नदी को असम में बोला जाता है ब्रह्मपुत्रा। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? तो ये प्रश्न अभी तक आप लोगों को याद हो गया होगा, हमने आपको बहुत बार कराया है। सही जवाब है अनुच्छेद 32। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताइए फटाफट से। पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 से। कहाँ से? तो राजस्थान के नागौर से। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा संशोधन था? तो याद रखिएगा 73वां। और इसी 73वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? चलिए साथियों 48 के लिए आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम का प्रतिबंध है, ये तो सही है, ये आंसर नहीं होगा। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये भी सही है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्य, ये भी सही है। अनुच्छेद 29 में क्या दिया हुआ है?
शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये जो दिया गया है आर्टिकल 30 में, ना कि 29 में। 29 में क्या दिया हुआ है, अल्पसंख्यकों की लिपि और संस्कृति से संबंधित बातें बताई गई है अनुच्छेद 29 में। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका क्या, डी ऑप्शन, ये संबंधित नहीं है, सुमेलित नहीं है। थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किनके संदर्भ में किया जाता है? इस प्रश्न को आप सभी मार्क कर लें, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग तो ये किया जाता है किसके संबंध में, तो विकासशील देश के संबंध में। भारत के राज्य सरकार द्वारा खाली स्थान कर लगाए जाते हैं। देखिए साथियों, ये जो है थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग जो है ये विकासशील देशों या अल्प विकसित देशों के संदर्भ में किया जाता है। ऑप्शन में विकासशील देश दिया हुआ है, अगर ऑप्शन में अल्प विकसित देश हो तो वो भी आंसर होगा। चलिए 50 के लिए आंसर कीजिए आप सभी। तो भारत में राज्य द्वारा शराब पर उत्पाद शुल्क कर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, शराब पर उत्पाद शुल्क लगाए जाते हैं। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चलिए 51 के लिए आंसर कीजिए। तो प्यारे साथियों, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो जितने भी इम्पोर्टेंट आपको कराएंगे सभी को ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म पानी की धारा नहीं है? तो गर्म पानी की धारा नहीं पूछा जा रहा है, तो ये हम्बोल्ट धारा। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, हम्बोल्ट धारा। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है आप सभी सेशन को लाइक करें और अधिक से अधिक सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कर दें। तो प्यारे साथियों, विक्टोरिया जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा सही जवाब है जैम्बेजी नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाता है जो कि एंजिल जलप्रपात है, और ये कहाँ पर है? तो वेनेजुएला में स्थित है। आप लोग कमेंट करके बताइए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना जो है ये सूरत में लगाया था। कब लगाया था? तो 1608 में पूछा जाता है, डेट भी याद रखिएगा 1608 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप फिलिथियो द्वीप में है तो किस देश में होंगे? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा यदि हम फिलिथियो द्वीप में होंगे तो हम कहाँ पर होंगे? मालदीव देश में। सही जवाब है सी ऑप्शन, मालदीव। मालदीव जो है ये हिंद महासागर में अवस्थित है। देखिए ये भारत का जैसे कि मैप है, नीचे आपका है हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नियुक्त की गई थी हंटर आयोग। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर में। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? तो साथियों अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना। सही जवाब है यहाँ पर बी ऑप्शन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चलिए किस वंश के शासकों द्वारा?
तो सही जवाब है पाल वंश के शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ध्यान रखेंगे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने। और नालंदा पूछे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तो कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए कौन सा माध्यम आवश्यक है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए चालन एवं संवहन में माध्यम की आवश्यकता होती है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, चालन और संवहन। एमकेएस पद्धति में जी का मान क्या होगा? तो साथियों एमकेएस पद्धति में छोटी जी का मान होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समूह 16 के तत्व में रेडियो सक्रिय है। आंसर कीजिए फटाफट से। तो साथियों समूह 16 के तत्व में पोलोनियम जो है रेडियो सक्रिय तत्व है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है पोलोनियम, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। निम्नलिखित में किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक होगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओस्मियम का। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है ओस्मियम का। प्राकृतिक गैस में होता है? तो बहुत ही सिंपल है, प्राकृतिक गैस में मीथेन होता है। कितना प्रतिशत? तो 80% मीथेन होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व का आयनिक विभव सबसे कम है? तो सबसे कम और सबसे अधिक दोनों याद रखना है। सबसे अधिक पूछे तो हीलियम यानी कि He का जो है आयनिक विभव सबसे अधिक है। और सबसे कम किसका है? तो याद रखिएगा Fr का। यहाँ पे HR नहीं होगा, क्या होगा? Fr। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल को जलने पर कौन सा तत्व प्राप्त होता है? यानी कि क्लोरोफिल को जलाने पर होगा यहाँ पे। आंसर बताइए, क्लोरोफिल्स को जलाने पर कौन सा तत्व प्राप्त होगा? तो याद रखिएगा मैग्नीशियम। यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब है मैग्नीशियम। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? देखिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे यकृत है। शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछे त्वचा है। और शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो तंत्रिका कोशिका। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? तो लोसुंग त्योहार जो है सिक्किम में लोकप्रिय है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लोसुंग त्योहार जो है कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो भूटिया एवं लेप्चा जनजाति द्वारा यह जो त्यौहार है लोसुंग का फसलों की कटाई के जश्न के रूप में मनाया जाता है। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा है। तो गुजरात है। गुजरात में 1965 में शराबबंदी शुरू की गई थी। केरल राज्य की बात करें तो केरल राज्य में 2014 में पूर्ण शराबबंदी घोषित की गई थी। और बिहार की बात करें तो बिहार में शराबबंदी 1 अप्रैल 2016 से लागू हुआ है। गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? तो गरीबों की कथकली जो है ओटन तुल्य नृत्य को बोला जाता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ऐसे कथकली और मोहिनी अट्टम की बात करें तो ये दो नृत्य है शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ऑरेंज क्रांति निम्नलिखित में से किस एक देश से संबंधित है? ऑरेंज क्रांति यानी कि ऑरेंज रेवोल्यूशन ये यूक्रेन से संबंधित है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है यूक्रेन।
सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो बहुत ही सिंपल है, अकबर था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अकबर। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। तो प्यारे साथियों, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा जो है यूनानियों के द्वारा चलाया गया था। लेकिन भारत में पूछे सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किस काल में चलाया गया था? तो कुषाण काल में। राज्य लय जिसको हड़प नीति कहते हैं, इनमें से किसके द्वारा लागू की गई थी? तो सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और इसी राज्य हड़प नीति के द्वारा 1848 में सतारा को सबसे पहले ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था। दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? चलिए फटाफट से आंसर बताइए आप सभी। तो याद रखिएगा अकबर के द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में। चलिए अब आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो प्रश्न सुनिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था और कब? इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप सभी को सेशन को लाइक करके और अधिक से अधिक सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करना है।